हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एग्ज़ाम सुपर टेट का हो, लेखपाल का हो, और अब वैसे भी आपकी भर्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। अच्छे से अच्छे आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, जिससे कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम की, आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें एक सीट आपकी हर हालत में पक्की हो जाए। तो इस तरह से पढ़िएगा और पूरा मन लगाकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में या फिर इटली में? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये सिंगापुर में की गई थी। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब की गई थी? तो ये 1943 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुई और इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने जो प्रश्न लाए जाते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनमें जो आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई जाती है, कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, उनको नोट करते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। तो यहाँ आपका मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत तथा श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो जो ये मलक्का जलडमरू है, ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा को अलग करता है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में। इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है? तो जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वो और किससे गुजरता है, ये आपको बताना है। हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से या फिर हिमाचल प्रदेश से? तो जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर थायरॉक्सिन? तो जो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है वो थायरॉक्सिन है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो है थायरॉक्सिन। और जो ये हार्मोन होता है ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और ब्लड में शुगर की मात्रा को कम कर देता है। ब्लड में शुगर की मात्रा को कम कर देता है और बाकी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हार्मोन जो होता है ये ब्लड प्रेशर और हार्ट को भी नियंत्रित करता है। पल्स यानी कि जो हृदय गति होती है और ब्लड प्रेशर होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली या फिर श्वसन प्रणाली? तो जो नेफ्रॉन होता है ये गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचनाएं जो होती हैं उनसे लेकर मज्जा तक फैली होती है, नेफ्रॉन। और यहाँ पूछा गया है यह किस प्रणाली से संबंधित है? तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है उत्सर्जन प्रणाली, ये सही हो जाएगा। यह उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है मानव शरीर में। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपके बैंकों से संबंधित है। कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? कौन सी संस्था है जो यह नज़र रखती है कि बैंक जो है वो नकद शेष बनाए हुए है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। सभी बैंकों को संचालित कौन करता है? तो वो रिजर्व बैंक करता है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये सभी बैंकों पर नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है अथवा नहीं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जिसके पास किसी तरह का कोई लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है इसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई भी मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित या अकोडित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश का संविधान अलिखित या अकोडित है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने के लिए? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 महीने की वैधता होती है। खाते पर जो वोट की वैधता होती है वो सिर्फ 2 महीने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, ब्यास तथा सिंधु और सतलज तथा सिंधु। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु और झेलम के बीच में है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में दुनिया का पहला जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और विश्वविद्यालय की एक खासियत थी कि यहाँ पर राजा और रंक यानी कि हर विद्यार्थी के साथ समान का व्यवहार होता था, फिर चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, पशुपति या फिर विष्णु? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता का नाम वर्णित है वो है इंद्र। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्तियाँ दी गई हैं, उनमें वो सूक्तियाँ इंद्र से ही संबंधित हैं। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा माने जाते थे और सबसे उच्च पद पर आसीन थे, इसलिए ऋग्वेद में उनकी ज़्यादा मान्यता है और उस समय प्रमुख देवता इंद्र ही थे। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का पश्चिमी भाग देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसको कि थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल या फिर थार पाकर का भाग भी इसको कहा जाता है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक है। 12 से 30 सेंटीमीटर तक है वर्षा का औसत। इसी भाग में लूनी और बाणी नदियां हैं, जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर अक्सर सूखी ही रहती हैं। इसलिए भारत का जो सबसे
बड़ा बंजर भूमि का क्षेत्र है वो है राजस्थान। तो यहाँ आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा आप, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कोई सीमा नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुना जा सकता है, किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो इनके लिए कोई भी सीमा नहीं है कि कितनी भी बार वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है, तो वहाँ केवल 2 बार ही चुना जा सकता है। अमेरिका में केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी गई थी? किसने हत्या की थी 17 दिसंबर 1927 को? भगत सिंह ने, मंगल पांडे ने, सुखदेव ने या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? तो जॉन सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे। यहाँ आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, और उनके इस कार्य में सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इनका साथ दिया था। तो जॉन सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? उन्होंने कौन सा आंदोलन नेतृत्व किया था? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो यहाँ आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुजरात के बारदोली क्षेत्र में करों को 22% तक की वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन उसी वर्ष 1925 में बाढ़ और सूखे से फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई थीं, जिससे कि लोगों ने अनाज नहीं उत्पन्न कर पाया था। तो इस टैक्स में जो वृद्धि हुई थी 22% की, इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और इसी के बाद से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो जो शैवालों और काई से बने होते हैं वो हैं टुंड्रा वन। यहाँ आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। टुंड्रा वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत ठंडी जलवायु होती है और कम जैव विविधता होती है। इस वजह से यहाँ के जो वन होते हैं वो ज़्यादातर शैवालों और काई से बनते हैं, जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा। तो इस तरह के वन शैवालों और काई से बने होते हैं। तो इनका आप लोग कारण जान गए हैं कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ के वन शैवालों और काई से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी जलवायु है और बहुत कम जैव विविधता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ आपका ये 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार और महासागर? तो दैनिक तापमान में जिसका अंतर सर्वाधिक होता है वो होते हैं मरुस्थल। यहाँ आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर ही दैनिक तापांतर या फिर दैनिक तापमान कहलाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि दैनिक तापमान क्या कहलाता है। तो किसी दिन का जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है और सबसे कम तापमान, उसका जो अंतर होता है वही दैनिक तापमान कहलाता है। और रेगिस्तानों में यानी कि मरुस्थल में दिन का तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का लगभग
5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनसे संबंधित आपसे एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन के की कमी से होता है रक्त के थक्के जमने लगते हैं, बॉडी में रक्त के थक्के जमते हैं, वो विटामिन के की कमी से होते हैं। और विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। तो यहाँ आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन के से रक्त के थक्के जमना और विटामिन ए से रतौंधी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो किस तरह का रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मानव का हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यहाँ आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। बायां भाग जो होता है वो शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय के बाएं भाग में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त आता है, यानी कि फेफड़ों से आता है, ऑक्सीजन मिला होता है उसमें और वो प्योर होता है ब्लड। और जो दाहिने भाग में जो ब्लड होता है वो CO2 से युक्त होता है और अशुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? गल ग्रंथि, जिगर, गुर्दा या फिर अग्न्याशय? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है जिगर। यहाँ आपका ये 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यकृत कहा जाता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में आग्नेयाशय ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये 2nd नंबर पर आती है और यकृत 1st नंबर पर। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है और इसमें एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है और ये यकृत यूरिया का निर्माण करता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, साइंस के स्टूडेंट हो तो ज़रूर ही पूछा जाता है, और नहीं तो आपसे इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं और जीके में तो ज़रूर ही पूछी जाती हैं कि यकृत किसका निर्माण करता है? तो यकृत यूरिया का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चालित लिफ्ट यह किस पर कार्य करती है? कौन सा सिद्धांत पर? न्यूटन के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या फिर जूल के सिद्धांत पर? तो यहाँ आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर। जो द्रव चालित लिफ्ट होती है यह पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम क्या है वो आपको बता देते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो पास्कल का नियम है उसके अनुसार किसी बंद निकाय में उपस्थित द्रव पर दाब लगाने पर किसी द्रव पर सभी दिशाओं में वह दाब समान रूप से वितरित हो जाता है। और द्रव चालित जो लिफ्ट होती है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि किसी बंद निकाय पर जब दबाव पड़ेगा तो वो जो द्रव उसमें उपस्थित होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाएगा। यही पास्कल का नियम कहलाता है। तो ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो है बिंदुसार। यहाँ आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार वो अशोक के पिता थे।
अगर यहाँ पूछा जाता है अशोक के पिता कौन थे, तो वो बिंदुसार थे। तो यहाँ पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो ये बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या फिर सैयद वंश? तो तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद वंश अथवा सैयद वंश। इसको इस तरह भी लिख दिया जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये भी सैयद या फिर सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था और इसका कार्यकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। इनका कार्यकाल ये 1414 से 1451 तक रहा और यह चतुर्थ वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? बौना ग्रह किसको कहा जाता है सौर मंडल में? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो या फिर शनि? तो जो बौना ग्रह है वो कहा जाता है प्लूटो को। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लूटो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है और इसको बाहरी ग्रह भी माना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान? तो जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि जो प्रकृति के कारकों के द्वारा जो छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और उसके बाद वो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों के निर्माण से जल, वायु और हिमानी कोई भी इनका कारक हो सकता है। किसी भी कारण से ये इन शैलों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टान का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गेहूं एक है, गेहूं क्या है? बेल, औषधि, झाड़ी या फिर वृक्ष? तो यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से गेहूं एक औषधि है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे गेहूं एक घास है जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है और यह भोजन के लिए उगाई जाने वाली एक धान्य फसलों में मक्का के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। जो धान है उसका स्थान गेहूं के बाद आता है, यानी कि पहले नंबर पर मक्का है, दूसरे नंबर पर गेहूं है और तीसरे नंबर पर धान है। गेहूं ये कई तरह से प्रयोग किया जाता है। इसका जो भूसा होता है वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है और गेहूं से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं एक औषधि है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ ये किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य में, जल स्थलचर में, सरीसृप में या फिर पक्षी में? तो इस तरह के सभी जंतु जो होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सभी सरीसृप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मिट्टी में जल के तनाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश मापी, उताप मापी, शुष्कार्द्रता मापी या फिर तनाव मापी? तो जल के तनाव को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको तनाव मापी कहा जाता है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, बॉयल, न्यूटन या फिर वाट?
तो बल का एसआई मात्रक जो है वो है न्यूटन। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, W.C. बनर्जी ने या फिर बदरुद्दीन तैयब ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र था उसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी और ये भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? अकबर का दीन-ए इलाही नामक एक ग्रंथ है या एक पुस्तक है, तो उसको किस लेखक ने उनकी मूर्खता का, ना कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? बदायूनी ने, विसेंट स्मिथ ने, वर्नी ने या फिर W. हेग ने। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विसेंट स्मिथ ने उनकी दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का स्मारक कहा है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और इन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। अगर आपसे पूछा जाता है विसेंट स्मिथ कौन थे, तो वो एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के और अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।